री थिंक विद उमर जावेद में वेलकम। टीएलपी पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है। टीएलपी के नज़रियात से, टीएलपी की इंतहा पसंद पॉलिटिक्स से इख्तलाफ किया जा सकता है, मगर जो बेसिक क्वेश्चन है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगाने से वो पॉलिटिकल पार्टी कमज़ोर हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, उसे वीक किया जा सकता है, इस हवाले से हम अगर 3 से 4 मिसालों को देखें तो हमें भरपूर समझ आ जाएगी कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के क्या असरात होते हैं। पाकिस्तान में इससे पहले भी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ पर पाबंदी लगाई जाती रही है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स ने, मुख्तलिफ डिक्टेटर्स ने पाबंदी लगाई है, लेकिन हम देखते हैं कि ये पाबंदियाँ किस हद तक फ़ायदेमंद रही या किस हद तक नुकसानदेह रही। 2 बड़ी मिसालें अगर हम पाकिस्तान से ही लें, एक नेशनल अवामी पार्टी की मिसाल लें हम। नेशनल अवामी पार्टी ये पख्तून और बलोच कौम परस्त जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, इनका आपस में इत्तेहाद था, जिसको नेशनल नैब भी कहा गया, नेशनल अवामी पार्टी कहा गया। इस जमात पर जो बलोच और पख्तून कौम परस्तों की जमात थी, इस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1975 पर पाबंदी लगाई कि ये जो नैब पार्टी है ये रशिया से मदद ले रही है, अफ़गानिस्तान से मदद लेकर बलूचिस्तान और केपीके को पाकिस्तान से अलग करने की साजिश रच रही है, साजिश की बुनियाद रख रही है, एक कॉन्स्पिरेसी कर रही है। पैसे लेकर नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई और इसके लीडर्स के ख़िलाफ़ हैदराबाद ट्रिब्यूनल के तहत केसेस चले, मुकदमात चले। जब जनरल ज़िया आए, ये पाबंदी उसके बाद नैब के लीडर्स को रिहा किया गया, तो नेशनल अवामी पार्टी तो ख़त्म हो गई, उस पर पाबंदी लग गई, लेकिन नेशनल अवामी पार्टी फिर एएनपी के नाम से, जो इस पार्टी में पश्तून थे, वली खान जैसे जो पठान लीडर्स थे, उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी बना ली, और जो बलोच लीडर्स थे उन्होंने बलोच कौम परस्त जमातें बना ली, जिनमें बड़ी मिसाल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की है, जिसको आजकल अख्तर मेंगल हेड करते हैं। यानी जहां एक तरफ एक पार्टी में ही पश्तून थे और बलोच थे, वो अब अलग होकर बलोचों ने अलग पार्टियां बना ली और पख्तूनों ने अलग पार्टियां बना ली। इसके बावजूद जो पख्तून नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स थी और बलोच नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स थी, ये ख़त्म नहीं हो पाई, बल्कि हम देखते हैं ये ज़्यादा मजबूत हो गई। एएनपी को इसके बाद कई हुकूमतों में आने का मौका मिला, वफाक में भी, फेडरल में भी, ये नवाज शरीफ के साथ भी इत्तेहाद में आई, सूबे में भी ये इत्तेहाद के ज़रिए हुकूमत करती रही, बल्कि 2008 में तो इनकी अपनी हुकूमत कायम हुई केपीके में। यही हाल बलूचिस्तान का है, बलोच नेशनलिस्ट पार्टियाँ वहाँ मजबूत हुई, अख्तर मेंगल की भी वहाँ हुकूमत बनती रही, नेशनल पार्टी की डॉक्टर मालिक की भी हुकूमत बनती रही। क्यों? क्योंकि पाबंदी लगाने के बावजूद जो बलोच नेशनलिज्म था या जो पश्तून नेशनलिज्म था, इसको ख़त्म नहीं किया जा सका। फिर पाकिस्तान में ही एक और बड़ी मिसाल, सबसे पहले जो हम कह सकते हैं जिस पार्टी पर पाकिस्तान में पाबंदी लगी, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान थी, जिसको 1954 में बैन किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये सोवियत यूनियन की, उस वक्त रशिया, जो रशिया सारा लीड कर रहा था सोशलिस्ट ब्लॉक को, सोवियत यूनियन के तहत सोवियत यूनियन से मदद लेकर कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान में तख्ता पलटना चाहती है हुक्मरानों का। रावलपिंडी साजिश केस 1951 का बड़ा मशहूर हुआ कि ये हुकूमत का तख्ता पलट कर इनकलाब करना चाहती है, कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान पर कब्ज़ा करना चाहती है। ये इल्ज़ाम लगा और कम्युनिस्ट पार्टी पर 1954 में पाबंदी लगा दी गई। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी तो लग गई, लेकिन इसके बावजूद जो सोशलिस्ट नज़रियात थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, वो अपनी जगह बरकरार रही। यही बात में जो कम्युनिस्ट पार्टी में काम करने वाले सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, ये मुख्तलिफ जमातों में शामिल हो गए, कुछ नैप में शामिल हो गए, नेशनल अवामी पार्टी में शामिल हो गए, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बुनियाद रखी गई उसमें शामिल हो गए। तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को ख़त्म नहीं किया जा सका। सेम जिस तरीके से पख्तून आइडियलिज्म को, पख्तून नेशनलिज्म को या बलोच नेशनलिज्म को ख़त्म नहीं किया जा सका, इसी तरीके से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को भी ख़त्म नहीं किया जा सका। इसका सबसे बड़ा सबूत आप देखिए कि 1970 के इलेक्शंस में, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, चाहे वो उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान हों, दोनों बड़ी जमातों ने ही ये इलेक्शन
लड़ा ही सोशलिज्म के नाम पर था। ये अलग बात कि भुट्टो ने इस्लामी सोशलिज्म कहा, मुजीबुर रहमान ने इसको बंगाली सोशलिज्म का नाम दे दिया, लेकिन सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के तहत लड़ा कि हम आकर आम बंदे को खुशहाल करेंगे, फैक्ट्रियों को नेशनलाइज किया जाएगा, बैंकों को नेशनलाइज किया जाएगा, जागीरदारी निज़ाम ख़त्म किया जाएगा। दोनों पार्टियों का, अवामी लीग का भी और पीपुल्स पार्टी का भी, सोशलिस्ट ही ये आइडियोलॉजी थी, नज़रिया था। यानी कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगाने के बावजूद कम्युनिस्ट नज़रियात को ख़त्म नहीं किया जा सका। जमात इस्लामी की मिसाल भी हम देख सकते हैं कि जिसके लीडर्स को खुद मौलाना मौदूदी को सज़ाए मौत भी हुई, बाद में सज़ाए मौत ख़त्म कर दी गई 1953 में, जब एंटी कादियानी मूवमेंट जिसको कहते हैं वो चली और उसके बाद मौदूदी को गिरफ़्तार किया गया, सज़ाए मौत हुई जो बाद में ख़त्म कर दी गई। जमात इस्लामी पर पाबंदी भी लगाई अयूब खान ने कुछ अरसे के लिए, लेकिन वो ख़त्म हो गई पाबंदी। लेकिन जमात इस्लामी ने अपनी थाट और आइडियोलॉजी को बाद में कैरी किया और फिर वो किसी हद तक इलेक्शंस में भी भरपूर मेजॉरिटी से तो नहीं आई, लेकिन फिर भी जमात इस्लामी एक मजबूत आवाज़ के तौर पर रही। अब तेज़ी से हम देख लें तो आज इंडिया में जो पार्टी हुकूमत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, इसकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है यानी RSS, राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ, बीजेपी अपनी तमाम जो आइडियोलॉजी है, अपना जो हिंदुत्व का प्रोग्राम है, एजेंडा है, वो RSS से ड्राइव करती है। अब ये RSS वो तंजीम है जिस पर इंडिया में 3 दफ़ा पाबंदी लगाई गई है। एक मरतबा 1948 में जब गांधी को असैसिनेट किया नथुराम गोडसे ने, तब पाबंदी लगाई गई RSS पर। उसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने पाबंदी लगाई RSS पर, जब एमरजेंसी का निफाज किया इंदिरा ने। और फिर 1991-92 में जब बबरी मस्जिद गिराने का वाक़या हो रहा था, उस वक्त भी RSS पर पाबंदी लगा दी गई। जिस जमात पर, तंजीम पर 3 मरतबा पाबंदी लगाई गई, आज वो जमात, उस जमात की जो एक पॉलिटिकल विंग है यानी बीजेपी, वो 11 साल से हुकूमत कर रहा है। 2014 से 2025 हो चुका है हुकूमत कर रहा है। तो ये मिसालों से क्या साबित होता है, खुद कांग्रेस पार्टी पर भी, अंग्रेज़ों ने कांग्रेस पार्टी पर भी 1942 में पाबंदी लगा दी थी और ये पाबंदी 1945 में ख़त्म हुई थी। 1942 से 45 तक कांग्रेस अपने दफातर, अपने परचम, अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकती थी कानूनी तौर पर। तो ये मिसालें क्या साबित कर रही हैं? हमने आपके सामने बड़ी सियासी जमातों की मिसालें रखी हैं कि इन पर जब पाबंदी लगाई जाती है उसका असर नहीं होता। यही थॉट आइडियोलॉजी वाले लोग दूसरे प्लेटफॉर्म्स के तहत अपने आप को मुनज़्ज़म कर लेते हैं। अब TLP का केस क्या है, तहरीक लबैक पार्टी का केस क्या है? ये पार्टी 2017 में इस्टेब्लिशमेंट ने खड़ी की थी ताकि जो बरेलवी वोट है नून लीग का, क्योंकि नून लीग की लीडरशिप खुद भी बरेलवी है, तो एक अलग बरेलवियों की पार्टी खड़ी की जाए ताकि नून लीग के वोट को डेंट पड़े। 2018 में ये डेंट पड़ा भी। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 22 लाख वोट लिए, जो कहा जाता है कि नून लीग के ही रवायती वोटर्स थे। फिर 2024 में TLP ने 28 लाख से ज़्यादा वोट लिए पूरे पाकिस्तान में जो 2024 के इलेक्शन हुए थे। यानी इनका 2018 में 22 और 2024 में 28 लाख के लगभग इनको वोट मिला। कह सकते हैं हम कि बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, छोटी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद इस छोटी पार्टी को भी अगर पाबंदी लगाई जाएगी तो इसके जो ये हमने आपको बताया 28 लाख वोटर्स हैं जिसने इस पार्टी को वोट दी है। अब इसमें TLP ने कई इलेक्टेबल्स को भी खड़ा किया था, कई मुकामी असर रसूख वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनको भी खड़ा किया था, लेकिन उसके बावजूद इस पार्टी को पॉपुलर वोट भी पड़ा। तो इससे साबित हो रहा है कि जब तक अगर ये स्टेट नारा दे रही है कि इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हम TLP पर पाबंदी लगा रहे हैं, हम इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ इक़दाम कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है कि फिर इंतहा पसंदी की सोच को कंट्रोल किया जाए। अगर इंतहा पसंदी की सोच को कंट्रोल किया जाएगा, ऐसी जमातें खुद ही ख़त्म हो जाएंगी या वीक हो जाएंगी, क्योंकि जो जमातें वीक या ख़त्म हुई हैं वो भी अवामी प्रोसेस में हुई हैं, इंतहाबी प्रोसेस में हुई हैं। जमात इस्लामी आज एक वीक पार्टी है, पीपुल्स पार्टी सिंध से बाहर उसका वजूद ना होने के बराबर है, नून लीग पंजाब से बाहर नहीं है, ANP की अब बहुत कम सपोर्ट बेस रह गई है। ये सारी पार्टियां जो जवाल का शिकार हुई हैं, MQM भी इसमें शामिल है, ये अपने खुद जो इंतखाबी डायनामिक्स में वीक होकर हुई हैं, अवाम ने इनको मुस्तरद किया तो ये वीक हुई हैं। तो बज़ाहिर हमें यही लगता है कि अगर ये नारा दिया जा रहा है कि इंतहा पसंदी को कंट्रोल अब किया जाएगा और TLP पर पाबंदी लगा दी गई है,
तो इंतहा पसंदी ऐसे कंट्रोल नहीं होगी। इंतहा पसंदी को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को बहुत से इकदाम करने पड़ेंगे। इसमें तालीम भी शामिल है, एजुकेशन कोर्स शामिल है, मदरसों का निसाब शामिल है। ये खैर एक और बहस है। आज हमने वीलॉग में टीएलपी पर पाबंदी और इसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं, इस हवाले से वीलॉग किया रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।